Hello everyone, welcome back to GSC YouTube channel. So today I will discuss next part of next chapter of transient heat conduction. जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास ट्रांजिएंट हीट कंडक्शंस, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज यहाँ से आपके पास बायोट नंबर से आपसे देखने को मिलेंगे। जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो एक एक क्वेश्चन बेटा आप करोगे तभी तो आपके पास बूंद बूंद से घड़ा बढ़ेगा। इसलिए हर टॉपिक का कुछ पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़ाया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांजिएंट हीट कंडीशन। तो ट्रांजिएंट का मतलब बच्चा होता है कि अब जो हीट है वो किस पे डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंडेंट होगा। क्या होगा? जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंडक्शन होगा या हीट होगा, वो किस पे डिपेंडेंट होगा? ठीक है, हीट जो होगा, हीट फ्लो रेट की बात कर रहे हैं, तो ये डिपेंडेंट होगा, ठीक है, किस पे? टाइम पर होगा। किस पे होगा? डिपेंडेंट ऑन टाइम। इसी का मतलब होता है ट्रांजिएंट। अब जो भी हीट फ्लो होगा टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो होगा। किसके रिस्पेक्ट में होगा? टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो होगा। और टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो होगा तो ऐसे फिनोमेना को बोलेंगे ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे बच्चों जिसका नाम था लम्प्ड, LUMPED, लम्प्ड। ठीक है, और इन्होंने एनालिसिस किया था इसी मेथड पर, इसे बोला गया लम्प्ड एनालिसिस। अभी अभी क्वेश्चन में आया था बच्चों, लम्प्ड एनालिसिस में जो चीज़ फिनोमेना होती है वो कैसे होती है, तो आपको समझना चाहिए। लम्प्ड एनालिसिस का मतलब ट्रांजिएंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ट्रांजिएंट की बात हो रही है। तो लम्प्ड एनालिसिस में जो पहला जो फिनोमेना किया गया था बच्चों, वो था बायोट नंबर का। किसका? बायोट नंबर का। तो बायोट नंबर क्या होता है ये देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। बायोट नंबर पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो ये बायोट नंबर बात करेंगे। कंडक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कंडक्शन की, कन्वेक्शन की नहीं बात हो रही है। कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन अगर हम देखेंगे तो बायोट नंबर वहां पे अलग आएगा, बायोट, ठीक है, कन्वेक्शन में। पर अभी किसकी बात हो रही है? कंडक्शन की बात हो रही है। तो बायोट नंबर, ठीक है, तो वो नंबर होता है जिससे क्या होता है, ट्रांजिएंट फिनोमेना डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांजिएंट फिनोमेना डिसाइड करते हैं। तो बायोट नंबर एक क्या है आपके पास? नंबर है जिसे ट्रांजिएंट फिनोमेना को क्या करते हैं बच्चों? डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो बायोट नंबर बेसिकली रेशियो पूछ देता होता क्या है। बायोट नंबर क्या होता है? रेशियो पूछता होता क्या है, देखते हैं। बायोट नंबर हम बोलेंगे बायोट नंबर बी। ठीक है, बायोट नंबर बी आई, या बायोट नंबर आपके हिसाब से गिवन होगा। तो ये जो होता है बायोट नंबर, वो होता है, क्या होता है? ये होता है HLC/K। कितना होता है? HLC/K। कहने का मतलब है H क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो बायोट नंबर बेसिकली अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? HLC/। दिस इज द क्या है बच्चों? न्यूमेरिकल फॉर्मूला रिलेशन। बताएंगे अभी क्या होता है थ्योरेटिकल रिलेशनशिप दोनों का। तो अभी देख लो, H जो होता है, आप यहाँ से हीट ट्रांसफर को पता होगा आपको, क्या पता है? ये जो बच्चों होता है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। और LC जो होता है बच्चों, LC इसे बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। हाँ, इसे लिख लो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या बचेगा? के जो होता है बच्चों, ये है थर्मल कंडक्टिविटी। क्या ये? थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, जनरली सॉलिड का होगा तो हम लिखेंगे थर्मल कंडक्टिविटी, सॉलिड सरफेस होगा आपके पास, की जगह HLC/K। ठीक है, बोलो। तो बायोट नंबर क्या हो गया? HLC/K एज द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, LC द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, K इज द थर्मल कंडक्टिविटी। क्या हो जाएगा? जनरली सॉलिड है तो सॉलिड का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बायोट नंबर जो होगा, बायोट नंबर जो होगा, अगर मैं फिनोमिना देखूं बच्चों, ये किसका किसका रेशियो होता है, तो होता है इंटरनल कंडक्टेंस रेजिस्टेंस
ये होता है इंटरनल कंडक्टेंस रेजिस्टेंस divided by external convection resistance, convection resistance, ठीक है। इंटरनल कंडक्टेंस रेजिस्टेंस इज डिवाइड बाय एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, या इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो क्या लिख देंगे हम, ICR, या इक्वल टू, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ICR इंटरनल कंडक्टेंस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय क्या लिख देंगे, ECR एक्सटर्नल कन्वेक्शन, यहाँ पे याद रखना है ऊपर कंडक्शन है नीचे क्या है, कन्वेक्शन है, ठीक है। तो दोनों में इंटरनल कंडक्टेंस रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस का रेशियो होता है बायोट नंबर। ठीक है, तो बायोट नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, इंटरनल कंडक्टेंस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। दिस इज द रेशियो ऑफ इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। ओके, दिस इज द बायोट नंबर, ठीक है। ऊपर कंडक्टेंस होगा, नीचे क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन। चलिए ये तो हो गया। अगर मैं बात करूंगा बच्चों, जो आप लंप्ड एनालिसिस करेंगे यानी ट्रांजिएंट कंडीशन की बात करेंगे, तो बायोट नंबर क्या होना चाहिए, लेस देन 0.1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बायोट नंबर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं, फॉर लंप्ड एनालिसिस, तो बायोट नंबर होगा आपका, बायोट नंबर लेस देन कितना होना चाहिए, 0.1 होना चाहिए। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो बायोट नंबर क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन या लेस देन या 0.1, आपके ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। ट्रांजिएंट कंडीशन यानी लंप्ड एनालिसिस की बात करेंगे, दोनों तो एक ही दोनों है, उस समय कितना होना चाहिए, बायोट नंबर शुड बी लेस देन 0.1, ठीक है। तब इस केस में आपके पास ये फार्मूला वैलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फार्मूला ऊपर जितना देख रहे हो सभी वैलिड हो जाएगा, समझ आया। तो बायोट नंबर लेस देन 1, इसका मतलब ये क्या, लेस देन 1 है क्या, बायोट नंबर लेस देन 1 है क्या। अगर बायोट नंबर लेस देन 1 हो गया, इसका मतलब क्या ज्यादा होगा, इंटरनल कन्वेक्शन ज्यादा होगा क्या। भाई लेस देन 1 कब आएगा, जब डिवाइड बाई करेंगे दोनों का रेशियो, लेस देन 1 कब आएगा, जब नीचे वाला ज्यादा होगा, बोलो। तो एक्सटर्नल कन्वेक्शन यानी ECR की वैल्यू क्या हो जाएगा, मच 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 ग्रेटर देन, भाई 0.1 आ रहा है, इसका मतलब सोच लो मच 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 ग्रेटर देन कितना होगा, ICR से, बोलो। इसका मतलब बच्चों ये जनरली नेग्लेजिबल होता है, इसके आगे 0.1 आएगा, डिवाइड करो 0.1 से भी कम आना है, मतलब जीरो की तरह अप्रोच कर रहा है, जीरो की तरह अप्रोच करेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो की तरह अप्रोच करेगा। अरे बोलो, या बहुत ही कम होगा, 0.1 से कम आना चाहिए, इसका मतलब बहुत ही कम होगा। तो अब जो होगा लंप्ड एनालिसिस में आपसे क्वेश्चन पूछता बच्चा है कि इंटरनल कंडक्शन रेशियो शुड बी ग्रेटर देन एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, या इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, ये भी दे सकता है, या बोलेगा इंटरनल कंडक्शन शुड बी मच 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 लेस देन द एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बोलो। कहने का मतलब बच्चों यहां से जो ECR की वैल्यू होगा, तो ECR एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस मच 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 ग्रेटर देन होगा इससे, ICR से, इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस। बोलो, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, मतलब समझ जाओ क्या लिखा हुआ है, यहां पे सब लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस यानी कि बहुत ही कम होगा, किससे कम होगा, ECR से। तो यानी ये जो चीजें हैं बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा, या नेग्लिजिबल की तरफ कहा जाए, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, बहुत ही छोटा, कौन, ECR। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपके पास गिवन है, बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है।
तो ECR जो होना चाहिए मच ग्रेटर देन होना चाहिए, एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस आपके पास गिवन ज़्यादा होना चाहिए ट्रांजिएंट कंडीशन में, ठीक है, बोलो। हाँ, तो ICR आपके पास नेग्लेजिबल हो जाएगा, यहाँ पे लिख ही लो, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ICR जो हो जाएगा बच्चों नेग्लेजिबल कंपेयर टू किसके, ECR, बोलो भाई। ICR जो है क्या है, इंटरनल कंडक्टेंस रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल है किसके रिस्पेक्ट में, ECR के रिस्पेक्ट, ठीक है। और इस केस में जो बायोट नंबर क्या होना चाहिए, लेस देन जनरली 0 से लेकर कितना बायोट नंबर होता है, जनरली लेस देन होता है क्या बायोट नंबर, किससे होना चाहिए, याद रखना, लेस किससे होता है, 0.1 से, के वैरी में बीच करता है लम्प्ड एनालिसिस। लम्प्ड एनालिसिस के बीच में वेरी करेगा, बोलो सही है। आगे आगे बढ़े, आगे बढ़े। आइए, अब एक बॉडी लेते हैं जिसका मास है, बोलो, एक बॉडी लेंगे, एक बॉडी ले लिया मैंने, छोटा सा बॉडी ले लिया जिसका मास है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर दिया है, मान लो इसका टेम्परेचर आपके पास गिवन है बच्चों यहाँ से, और बाहर का टेम्परेचर इनफाइनाइट है, मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर लेता हूँ, एम्बिएंट टेम्परेचर। अब ये जो T जो है मस्ट बी ग्रेटर देन किसके है, इसका मतलब हीट लॉस होगा, इससे होगा कि नहीं। अगर इसका मास गिवन है बच्चों, इसका CP गिवन है, तो हीट लॉस कितना हो जाएगा, -mCp, कितना हो जाएगा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, T - T, कितना लॉस होगा, यही लॉस होगा। और ये हीट जाएगा किस रिस्पेक्ट में, ये हीट जो लॉस हो रहा है, एक तो हो जाएगा कन्वेक्शन और दूसरा जो हो जाएगा रेडिएशन, बोलो। रेडिएशन में होता है सिग्मा T के पावर 4, ये बहुत ही छोटा होगा, नेग्लेजिबल होगा, नेग्लेक्ट कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या हो जाएगा, HA कितना हो जाएगा, T। भाई कन्वेक्शन में क्या होता है, इस फॉर्मूला होता है, तो कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर किसके बराबर हो जाएगा, HA कितना हो जाएगा, T माइनस, बोलो। मान लो अभी रखा हुआ टेम्परेचर T0 ले लो, अच्छा तो करने पे T0 ले लिया, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर बन के T बना होगा। अब ये टेम्परेचर भाई चेंज हुआ नहीं होगा, इसका टेम्परेचर, भाई कोई भी टेम्परेचर रखोगे तो वो ठंडा ही होगा, इसका टेम्परेचर चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, बन के अब टेम्परेचर फाइनल की बात करेंगे, T फाइनल की वैल्यू आ गई अब T, T फाइनल कितना बन के आएगा, वो T बन गया। तो पहले T0 पे रखा था, बाहर एम्बिएंट टेम्परेचर है, बॉडी का मास है, CP दिया है, तो कितना चेंज होगा, Q = mCp डेल्टा T। ये लॉस हो रहा है तो निगेटिव हो जाएगा, और गेन कौन कर रहा है, बाहर एक कन्वेक्शन, तो H कितना हो जाएगा, बोलो। रेडिएशन नेग्लेजिबल होगा, बहुत छोटा सा होगा, तो कोई मतलब नहीं है, दोनों के बराबर कर देते हैं यहाँ। तो यहाँ से जो इक्वेशन बन के आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन के आएगा, मैं डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ, जो इक्वेशन बनेगा θ/θ0, थीटा क्या हो जाएगा, T - T इंफिनिटी डिवाइड बाई T0 माइनस T इंफिनिटी इक्वल टू e टू पावर माइनस HA अपॉन रो V और इनटू टाउ। अब देखिए भाई, यहाँ पे हीट ट्रांसफर किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट हो रहा है क्या, तो जो नीचे हीट ट्रांसफर इसमें आ रहा है, यहाँ पर ये टाइम के रिस्पेक्ट में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये dt आपके पास क्या हो जाए, टाउ टाइम है, क्या ये टाउ क्या है, टाइम है, ठीक है। तो यू कहने का मतलब है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो, ये कहने का मतलब बच्चों यहाँ थोड़ा सा इसको करेक्शन करता हूँ,
तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं करेक्शन करके देखता हूँ, इससे आपको आसानी से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और ये जो इक्वेशन बनेगा एम सी पी और जाएगा डी टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डी टाउ। बोलो, मतलब कि आपके पास क्या है, जैसे हीट क्या हो जाएगा, मान लो आपके पास कितना आया बच्चों, जूल आया, तो जूल पर सेकेंड, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में टाउ क्या है, टाइम है, टाउ क्या है, टाइम है। तो ये जो आपके पास देख रहे हो, ये हीट टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, हीट फ्लो हो रही है। इसको ऐसे लिख सकते हो, एम सी पी डी टी बाई कितना हो जाएगा, एच ए टी नॉट माइनस टी, तो ऐसे लिख दो, दिस इज द इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो। इसके बाद ये क्वेश्चन नोट करो, जो भी डिफरेंस आएगा टी माइनस टी इन्फिनिटी बराबर क्या हो जाएगा, टी माइनस टी इन्फिनिटी इक्वल टू ई टू पावर माइनस एच ए अपान रो बी सी। आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं बच्चों, बायोट नंबर हम लोग पढ़े थे, इसी को और सिंप्लीफाई करते हैं। तो बायोट नंबर हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों, बायोट नंबर याद है आपके पास, फार्मूला एच एल सी बाई सॉलिड के लिए, बोलो एल सी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ था, ये जो होता है वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया, जो एल सी होता है क्या होता है, वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया। तो अब निकालते हैं सिलेंडर के लिए, स्फीयर के लिए लेते हैं स्फीयर। अगर स्फीयर है बच्चों तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, स्फीयर कितना हो सकता है, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, लो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर भाई, यही निकाल, तो एलसी कितना हो जाएगा, ये एलसी आएगा, एलसी कितना आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कितना आ जाएगा, 4 पाई 5 से कट जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि r/3 आ जाएगा। बोलो, नोट करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ भी निकालने के लिए क्वेश्चन ऑप्शन ऑप्शन पूछ देगा, ठीक है, तो याद रखना वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया, वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सिलेंडर ले लो बच्चों, सिलेंडर, सिलेंडर यू रहा आपके पास, यू रेडियस आर, रेडियस आर। अब बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। सिलेंडर का क्या हो जाएगा, सिलेंडर का जो हीट ट्रांसफर हो जाएगा, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए सरफेस एरिया इसके अराउंड हुआ, तो हो जाएगा पाई डी, पाई डी समझ रहे हैं, मतलब 2 पाई आर हो गया, तो 2 पाई आर एच, बोलो, तो हीट इसके लॉन्ग फ्लो वाला सरफेस एरिया, इसके लॉन्ग नहीं, इसके लॉन्ग हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो अब जो हीट इसके लॉन्ग कर रहा था, काट दोगे कितना जाएगा, आर से आर कटा, एस से एच कटा, पाई से पाई का कितना बचेगा, आर बाई, हाँ, सिलेंडर के लिए कितना हो जाएगा, आर बाई वॉल्यूम बाई सरफेस कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, एलसी लिख लो, कितना हो जाएगा, r/2। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, बताओ प्लेट के लिए कितना हो जाएगा, प्लेट के लिए यू रहा प्लेट, ये रहा एल, ये रहा बिड्थ, ये रहा हाइट, तो वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास LBH। बोलो, अब सरफेस एरिया बच्चों, ये वाला सरफेस एरिया नीचे वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया, तो कितना हो जाएगा, E इंटू इंटू
v इंटू कितना हो जाएगा l, 2 टाइम्स होगा, नीचे भी होगा, यहाँ से ले लो v, अरे ये हो जाएगा एल सी, क्या हो जाएगा आइए इस फॉर्मूले को देखते हैं हम लोग एक बार फिर से। तो थीटा बाई थीटा नॉट बच्चों था आपके पास, ये था t माइनस टी इन्फिनिटी डिवाइड बाई टी नॉट माइनस टी डिवाइड बाई ई टू पावर माइनस ब्रैकेट में क्या था एच ए अपान रो वी, ठीक है यही था, इंटू टाउ था। बोलो इसी को तरीके से और लिख सकते हैं ई टू पावर माइनस टाइम बायोट नंबर इंटू फोरियर नंबर, क्या लिख सकते हैं बायोट नंबर इंटू फोरियर नंबर। तो बी जो हो जाएगा यहां से बायोट नंबर है, और एफ जो हो जाएगा ये क्या है फोरियर नंबर, ठीक है। आपसे ऑप्शन में ऐसे भी दिखेगा, तो थीटा बाई थीटा नॉट रेशियो क्या मिलेगा ई टू पावर माइनस बी एफ, ठीक है। तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन होगा, याद रखना, कुछ ऑप्शन में डिवाइड भी आएगा, सब भी आएगा, कुछ भी आएगा, मल्टीप्लिकेशन है, माइनस लगाया आगे, माइनस यहाँ पे लगा है। तो बायोट नंबर आप जानते हैं, यहाँ फॉर्मूला एच एल सी बाई के, फोरियर नंबर का आप लिख सकती है यहाँ पर, फोरियर नंबर कितना आएगा ये भी पूछ सकता है आपसे, फोरियर नंबर, ठीक है। फोरियर नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए बायोट नंबर एच एल सी बाई के से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास फोरियर नंबर आ जाएगा यहाँ से। तो ये बराबर क्या है, इतना है। बायोट नंबर आपको पता है, एच एल सी बाई के रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला बन के आएगा आपके पास सिंपल सा, अल्फा टाउ डिवाइड बाई एल सी स्क्वायर। मतलब फोरियर नंबर देख रहे हो, अल्फा टाउ टाइम डिपेंडेंट है और डायमेंशन लेस नंबर होता है ये, ठीक है। तो लिख लो फोरियर नंबर ये हो जाएगा क्या, ये हो गया डायमेंशन लेस नंबर, और कैसा है टाइम डिपेंडेंट है, क्या ये टाइम डिपेंडेंट नंबर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम डिपेंडेंट नंबर डायमेंशनलेस नंबर कौन सा है, फोरियर नंबर अल्फा टाउ डिवाइड बाई एल सी स्क्वायर, एल सी क्या है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, वॉल्यूम बाई ये या सरफेस एरिया कह लो, कोई बात, ये लिखा होगा तो सरफेस एरिया ही होगा, ठीक है। जैसे ए वाई वॉल्यूम करेंगे यहां से देखो, रो वॉल्यूम डिवाइड बाई सी, ठीक है। तो एच क्या है बच्चों हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ए क्या है एरिया सरफेस एरिया, इसे बोलेंगे सरफेस एरिया, और रो डेंसिटी हो गया, वी वॉल्यूम हो गया, सी क्या होगा स्पेसिफिक, क्या हो गया स्पेसिफिक रेशियो हीट रेशियो, बोलो अरे पढ़े ना स्पेसिफिक हीट रेशियो एम सी पी डेल्टा टी, तो वही है आपका स्पेसिफिक, बोलो। अब ये देख रहे हो ये एच ए अपान रोबीसी है अंदर, अगर रोबीसी बाई एच ए कर दें तो वो टाइम कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला लिख लो, आपसे पूछा था टाइम कांस्टेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा रो वी सी, ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एच ए, देखो यहां से देखो एच ए अपान रो बी सी, तो इसको उल्टा कर दोगे तो रो बी सी बाई एच ए आ जाएगा, तो बोलेंगे टाइम कांस्टेंट, क्या बोलेंगे टाइम कांस्टेंट। आगे लिखो, आगे लिखो, आते हैं क्या आता है थर्मोकपल,
थर्मोकपल ये मेजर करता है टेम्परेचर को। क्या मेजर करता है? इंस्ट्रूमेंट होता है ये, मेजर कौन सा? ट्रांजिएंट टेम्परेचर। कौन सा? हाँ, टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर ट्रांजिएंट टेम्परेचर, ट्रांजिएंट टेम्परेचर ऑफ थर्मोवेल। ठीक है, जहां जहां ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां वहां उसको मेजर करेगा। इसकी सेंसिटिविटी होती है, कितनी होती है? अगर इसका मैक्सिमम सेंसिटिविटी देखा जाए कितना होगा, ये पूछता है आपसे। थर्मोकपल का सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ये होता है 60 कितना 3.2% ऑफ स्टेडी ये 63 पॉइंट कितना परसेंट, याद रखना ये वाला वैल्यू 63.2% ऑफ स्टडी। 63 भूल जाए, कभी 64 आ जाए तो 64 टिक कर देंगे, मतलब कि 60 आपके पास गिवन होगा ऐसे। समझ में आया? बोलो। और दूसरी बात बच्चों करेंगे, जो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, थीटा बाई थीटा नॉट इक्वल टू क्या था? टी नॉट बाई टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? टी नॉट माइनस सॉरी टी बाई टी इन्फिनिटी इक्वल टू क्या था? ई टू पावर माइनस एच सरफेस एरिया डेंसिटी वॉल्यूम सीपी टू टाउ टाइम, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, ये सभी टाइम है ये। तो ये जो कर्व बनेगा किसके किसके बीच बनेगा? ये देखो, इसका मतलब किसके किसके बीच रहा है? टेम्परेचर बन रहा है, टेम्परेचर ये है, और टाइम के रिस्पेक्ट में कर्व बनेगा, तो एक्सपोनेंशियल आ रहा है क्या? बोलो। ये रहा टेम्परेचर टी, और यार टाइम टाउ, इसके बीच में बनेगा तो कैसा बनेगा? जैसे जैसे आप देखोगे टाइम जीरो रखोगे, यानी ये जीरो हो जाएगा, ई टू पावर जीरो की वैल्यू कितना मिलेगा? टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ई के पावर जीरो की वैल्यू कितना मिलेगा? टेम्परेचर कितना मिल जाएगा? 1। क्या मतलब बच्चों, यहां से कहीं ना कहीं 1 से शुरू हो, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल कर्व जाएगा 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 जाएगा, अब कहीं भी मीट कराओगे, मीट नहीं कर पाएगा कहीं भी, तो टेम्परेचर कहीं जीरो होने वाला नहीं है। करेगा पर अप्रोच करेगा मीट करते हुए। बोलो, अप्रोच करेगा कि इन्फिनिटी जाकर कहीं मैच कर रहा होगा। भाई टी इक्वल टू जीरो कर सकते हो, टेम्परेचर जीरो नहीं कर, जब जीरो कर दोगे तो ई टू पावर जीरो है, जैसे जीरो कर दोगे इसका मतलब इसका वैल्यू कुछ आएगा। बोलो। और टी इन्फिनिटी, टी इक्वल टू इन्फिनिटी कर देंगे, ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, मतलब इन्फिनिटी में देखेंगे ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो। भाई ई के पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? जीरो होता है। ई टू पावर जब टाउ के वैल्यू इन्फिनिटी करेंगे, मतलब टाइम के वैल्यू इन्फिनिटी कर देंगे, तो ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो की तरफ अप्रोच करता हुआ दिखेगा, मतलब इन्फिनिटी मैच कर रहा होगा। ऐसे बोलेंगे कर्व को, क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल कर्व है। कैसा ये भाई, कैसा कर्व है ये? कैसा है ये? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल कर्व है। पहली बात आपसे कर्व पूछ लेगा कैसा कर्व है, पैराबोलिक हाइपरबोलिक कुछ भी पूछेगा नहीं, एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि हमें याद है इसमें ई आता है। ठीक है, और याद होना चाहिए एसिम्प्टोटिक इसके बोलते हैं, इसका वर्ड होता है बच्चों एसिम्प्टोटिक। ठीक है, एसिम्प्टोट मतलब होता है एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई एक्सिस। समझ में आया? एक्स एक्सिस को बोलते हैं एसिम्प्टोट अंग्रेजी में, और वाई एक्सिस क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस को बोलते हैं एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट, और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, नहीं हो गया? तो एसिम्प्टोट की बात करेंगे, यानी एक्स एक्सिस की बात करेंगे। ठीक है, तो एसिम्प्टोटिक कर्व मिलेगा
ठीक है। इसका मतलब एसिम्प्टोटिक कर्व आपके पास दिखेगा, इसका मतलब क्या हुआ, टाइम जो होगा इनफाइनाइट पर जीरो दिखेगा। क्या दिखेगा, जीरो नहीं हो रहा, कहीं जीरो होता तो एसिम्प्टोटिक यहाँ के जीरो हो जाता, कोई कोऑर्डिनेट मिल जाता हमको, पर ये इनफाइनाइट भी मिलता हो जाएगा, तो इसे एसिम्प्टोटिक एक्सपोनेंशियल कर्व बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब हो गया, इसका लिख लो यहां पर, क्या मतलब हुआ, टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ कर्व मीट, टेंजेंट ऑफ कर्व मीट टू टाइम एक्सिस एट, तो आपसे पूछे कैसा कर्व होगा, एक्सपोनेंशियल कर्व होगा, कहां पे होगा, एसिम्प्टोटिक इन एक्स एक्सिस में होगा। एसिम्प्टोटिक किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टेम्परेचर की, टाइम के, है? अरे एसिम्प्टोटिक किधर हो रहा है, ये तो ऑर्डिनेट हो गया, एसिम्प्टोटिक किधर है, किसके रिस्पेक्ट में है, हाँ एसिम्प्टोटिक टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में एसिम्प्टोटिक बनता जा रहा है, टेंजेंट बनता जा रहा है। ठीक है, टाइम के, आइए आगे देखते हैं, हो गया। तो अब आपके पास, ये तो आपके पास मैक्सिमम चीजें खत्म होने वाली हैं, ट्रांजिएंट कुछ ज्यादा नहीं है, जो चीजें हैं आपसे कवर कर दिया। अब जो क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, अब बायोट नंबर अगर लेस देन ग्रेटर देन 1 हो गया तो क्या, ग्रेटर देन 0.1, अभी तो कर रहे थे बायोट नंबर का यूज लंप्ड एनालिसिस में, तो एसिम्प्टोटिक करते थे, अब बायोट नंबर का बच्चों ये ग्रेटर देन 1 हो गया, तब ऐसे कर्व को बच्चों यूज करेंगे चार्ट के मेथड से। देन हेसलियर चार्ट, नाम है क्या, हेसलियर, क्या नाम है, हेसलियर चार्ट यूज, क्या करेंगे, अगर बायोट नंबर 0.1 से ज्यादा होगा तो हेसलर चार्ट का यूज करेंगे। ठीक है, देन हेसलर चार्ट यूज टू डिटरमाइन ट्रांजिएंट हीट फ्लो एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांजिएंट हीट फ्लो एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हेसलियर चार्ट में क्या होगा, तो इस केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवा दे रहे हैं यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हेसलियर चार्ट की बात करेंगे तो इसमें देखोगे आप, ठीक है, बोथ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, बोथ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रेजिस्टेंस आर मोस्टली इक्वल, आपको बराबर दिखेंगे कंडक्शन करने, यानी बायोट नंबर अप्रोच करेगा ग्रेटर देन यानी इक्वल टू 1 की तरफ, बोलो, तो इक्वल मिलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से नोट कर लो, हमेशा मिलेगा, इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो ये रही आपके पास क्या, बायोट नंबर ट्रांजिएंट कंडीशन। तो बाकी बाद में जैसे क्वेश्चन आपके पास गिवन होगा, ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं सिंपल सा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बच्चों आपके पास दिया, हीट ट्रांसफर प्रोसेस बिटवीन बॉडी एंड एम्बिएंट गवर्न, आपके पास आईसीआर दे रखा है, क्या दे रखा है, इंटरनल कंडक्शन एंड एक्सटर्नल कंडक्शन बॉडी कैन बी कंसीडर लम्प्ड हीट। देखो लम्प्ड हीट एनालिसिस पूछा है, इसका मतलब क्या, बायोट नंबर लेस देन 0.1, इसका मतलब क्या होना चाहिए, 0.1 क्या होना चाहिए, आईसीआर मार्जिनली स्मॉलर देन ईसीआर, नहीं, तो आईसीआर क्या हो जाएगा, नेग्लेजिबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेग्लेजिबल हो जाएगा, किसके, एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस के अनुसार। ठीक है, तो मार्जिनली स्मॉलर नहीं होगा, बहुत ही कम होगा, नेग्लेजिबल हो जाएगा। बायोट नंबर सिग्निफाई द रेशियो ऑफ हीट कंडक्शन टू हीट कन्वेक्टेड,
तो क्या था रेशियो ऑफ हीट, भाई ये हीट रेजिस्टेंस था, हम पढ़े थे क्या, रेजिस्टेंस पढ़े थे। Q बराबर क्या होता है, डेल्टा टी बाई आर। यानी बताओ भी रेजिस्टेंस था तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस पढ़े थे, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब R की वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बाई क्यू। बोलो, तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बाई क्यू कंडक्टेंस। अब रेजिस्टेंस कन्वेक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन हो जाएगा। आर कन्वेक्शन की जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बाई क्यू कन्वेक्शन। रेशियो क्या हो जाएगा, क्यू कन्वेक्शन डिवाइड बाई क्यू कंडक्शन। बोलो, तो रेजिस्टेंस बच्चों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यू के। तो आप पढ़े थे कि क्या किसका रेशियो होता है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस। तो यानी कि अब जो कंडक्शन रेजिस्टेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। तो रेशियो ऑफ कन्वेक्टेड हीट टू क्या हो जाएगा, कंडक्टेड हीट। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। लंप्ड एनालिसिस की बात करेंगे, सॉलिड ऑब्जेक्ट सडनली एक्सपोज इन फ्लूइड मीडियम डिफर द लंप्ड एनालिसिस बोला है तो बायोट नंबर क्या होना चाहिए जी, शुड बी लेस देन कितना, 0.1। आगे आ जाओ, बायोट नंबर सिग्निफाई द रेशियो ऑफ, अब इसमें रेजिस्टेंस दिया है, अभी हीट नहीं दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो किसका रेशियो हो जाएगा, आईसीआर, इंटरनल कंडक्टेंस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंडक्टिव रेजिस्टेंस इन द सॉलिड टू द, बोलो, आइए आगे। डायमेंशनलेस टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय, डायमेंशनलेस नंबर लेकिन टाइम पे डिपेंडेंट है, कौन सा है, फोरियर नंबर बताया था। और व्हेन द ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम कंसीडर लंप्ड कैपेसिटी, लंप्ड एनालिसिस मतलब समझो बायोट नंबर क्या हो जाएगा, लेस देन 0.1। इसका मतलब क्या होना चाहिए, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इनफाइनाइट, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल। सब नेग्लिजिबल करें। टाइम कांस्टेंट ऑफ थर्मोकपल कितना हो जाएगा जी, टाइम टेकन कितना लेता है वो, 63.2। याद रखना बस, दो एक टर्म याद है ना, 63.2। द कर्व ऑफ अनस्टडी स्टेट कूलिंग ऑफ हीटिंग बॉडी, जो कर्व होता है अनस्टडी, भाई स्टडी तो नहीं है, अनस्टडी मतलब टाइम पे डिपेंडेंट है, तो कर्व कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल पैराबोलिक। एसिम्प्टोटिक किसके अबाउट होगा, टाइम, टाइम टेम्परेचर के सिर्फ टाइम, टाइम सिर्फ टाइम, ठीक है। आ जाओ, लिस्ट बनाया हूं, अब फिन है, हीट एक्सचेंजर है, अभी ये तो नहीं पढ़े हम, तो छोड़ दो, बाकी सबसे मिलाओ। अब हेसियस चार्ट बोलता है बच्चों क्या, और ट्रांजिएंट कंडक्शन बोलता है, आपके पास दो चीजें हैं, ठीक है। तो अब आते हैं फिन। फिन याद है आपको, फिन से आया अंडर रूट HP बाई के, ए का 3 हो गया, ए का 3 हो गया, ए का 3 हो गया, यानी कि ए बी सी कोई हो सकता है, बोलो। बी बच्चों का हो गया 1, यानी इसका मैंने पढ़ाएंगे तो हीट एक्सचेंजर हो जाएगा 1, तो बी का 1 इसमें से। ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन की बात करेंगे और हेस्लर चार्ट की बात करेंगे। ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन बच्चों हम लोगों ने पढ़े थे L6 बाई के, बायोट नंबर, बोलो। तो सी का हो जाएगा 4, डी का क्या हो जाएगा, यहां से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये रही आपके पास किससे बच्चों, यहाँ से खासकर बायोट नंबर से जो बताया हूँ, इन हीट कंडक्शन रेशियो वगैरह पूछेगा, कौन नेग्लिजिबल ये पूछेगा, बायोट नंबर लेस देन 0.1 होना चाहिए लंप्ड एनालिसिस में, तो ये सब वैरायटी आप क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एक दो आप पढ़ेंगे क्वेश्चन बनेंगे। थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।